हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं समावेशी शिक्षा डीएलएड का जो थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है उसको, जिसको पूरा करने के लिए समय दिया जाता है हमें 2 घंटे का। और ये 50 अंकों का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें से 25 अंक लाने ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिए होते हैं 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एक एक अंकों के होते हैं। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है। ब्लैक बोर्ड किस कठोर, मृदु या फिर दोनों, इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है, जो यहाँ पर ए ऑप्शन है यानी कठोर, वो राइट है। उसके बाद पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होंगी, तीव्र, वो कुछ भी बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट है। उसके बाद पूछा गया है कि परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य है, आत्म स्वीकृति, ये सभी होते हैं। सो ऑप्शन जो यहाँ पर डी है वो राइट है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि दृष्ट बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। इनकी शिक्षा का प्रावधान किस उसमें होता है, विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में या फिर सभी में। तो इनका दृष्टिबाधितों की जो शिक्षा का प्रावधान है वो होता है उपयुक्त सभी में। उसके बाद फिफ्थ दिया गया है कि ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। जो ब्रेल लिपि होती है उसके आयताकार में जो 6 होते हैं सेल, वो उनके उभरे हुए बिंदु होते हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद पूछा गया है कि श्रवण बाधियों के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधित यानी जो सुनने के उनको कम सुनाई देता है, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, ऑप्शन ए यानी डेसिबल अंक उनके वर्गीकरण का आधार होता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण क्या था। उन्होंने 1905 में किया था, ये याद रखना, ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम उद्देश्य, है ना, कि उसका उद्देश्य या एम क्या है। फिर उसके बाद उसकी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देन क्या है, उसका निष्कर्ष आता है, यानी कंक्लूजन आता है उसका कि निष्कर्ष क्या निकला। लेकिन कहानी जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में वो हम नहीं लिखते हैं, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो राइट है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। जो साइंटिस्ट है वुंट, इन्होंने की थी, ये भी याद रखना। सही दृष्टि कहलाती है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए यानी ऑप्शन ए 6/6 जो दिया गया है ये राइट है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य होता है हमारा निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, तीनों होते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि हकलाने के कारण क्या हो सकते हैं। ए दिया गया है कि वंशानुक्रम हो सकता है, बी वातावरण, वंशानुक्रम हो सकता है, अभी उसके पेरेंट्स को हो फिर उसको हो गया, और वातावरण का भी प्रभाव हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, दोनों हो सकते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। अनुकूलन यानी कि किसी को कोई छूट दी जाए या कुछ भी। तो श्रवण जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम में भी लिखा हुआ आता है 10th 12th में कि कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर एग्जाम फॉर्म भरने में भी उसको लिखा जाता है कि कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिबाधितों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए, इनके लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं होती। सो ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद पूछा गया है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाई जाते हैं। विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से थोड़े अलग होते हैं, यानी सीखने की क्षमता उनकी थोड़ी कम होती है। विशिष्ट बालक ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा मतलब हाई लेवल के बच्चे होते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, यानी को सुधारने के लिए। सो ऑप्शन डी इज राइट, यहाँ पर सभी कार्यक्रम उनके लिए चलाए जाते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ था हमारा 1992 में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद दिए होते हैं यहाँ पर 15 ही वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम सोल्व करने वाले हैं। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर ये दिख रहे होंगे आपको, 15 दिए होते हैं, 3 इसके इधर है। चलिए अब सोल्व करते हैं। अति लघु में फर्स्ट पूछा गया है कि परामर्शदाता के 2 गुण बताइए। फर्स्ट है परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को अपना निर्णय लेने में उसकी मदद करता है, और परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें
परामर्श प्रार्थी खुलकर चर्चा करता है। ये क्या हो गए? परामर्श के दो गुण, जो हमारा परामर्शदाता होता है। उसके बाद पूछा गया कि पिछड़े बालकों की विशेषताएं बताइए। इनकी विशेषताएं दो पूछी गई हैं। पिछड़े बालक की शारीरिक और मानसिक विशेषता सामान्य बालकों से भिन्न होती है और पिछड़े बालकों में मौलिकता नहीं होती। उनके सोचने, विचारने तथा तर्क करने के तरीके जो हैं वो भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि निर्देशन के दो उपकरण बताइए। निर्देशन के दो उपकरण निम्न हैं। साक्षात्कार हो सकता है यानी कि इंटरव्यू, और एक हो सकता है प्रश्नावली। ये दो हो गए हमारे निर्देशन के उपकरण, किसी को निर्देश देना। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि डाइट की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। क्या होता है? कि शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, यानी जो सीखने की सामग्री होती है। देन औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। ये होता है डाइट की स्थापना के दो उद्देश्य। नेक्स्ट पूछा गया है कि डाइट के कोई दो विभागों के नाम लिखिए। डाइट के दो विभागों के नाम निम्न है। प्रशासनिक शाखा विभाग और लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। याद रखना। उसके बाद पूछा गया है कि पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। पर्यवेक्षण में पहले बात होता क्या है समझते हैं। पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी सहायता से अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। और इसके दो प्रकार है, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण और वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। ठीक है, निरीक्षण करना किसी चीज का और वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, यह पर्यवेक्षण के दो प्रकार। नेक्स्ट पूछा गया है कि शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है। शारीरिक दक्षता या शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गतिज बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति तथा आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की क्षमता का मानदंड माना जाता है। उसके बाद पूछा गया है 23 क्वेश्चन पर कि निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। हम क्या समझते हैं भाई? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। यह क्या होता है? निर्देशन। उसके बाद पूछा गया 24 पर कि श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है। तो श्रवण विकृति का मीन क्या होता है? कोई खराबी होना। ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते, उनके सुनने में कोई ना कोई खराबी होती है, उसे श्रवण विकृति कहा जाता है। श्रवण यानी सुनने की विकृति, नाम से पता चल रहा है। उसके बाद पूछा गया है निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निदान कहा जाता है। निदान में समस्या का पता लगाते हैं। उसके बाद पूछा गया हमसे कि अपवंचित बालक पिछड़े बालकों से कैसे भिन्न है। अपवंचित बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते, जबकि पिछड़े बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। उसके बाद पूछा गया कि हकलाने से क्या तात्पर्य है। हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में से केवल 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते समय रुक जाते हैं। कभी कभी वह बोलते समय उलझन सी महसूस करते हैं, जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिलाकर बोलना आदि। यह मानव वाक शक्ति में एक प्रकार की बाधा है। वाक शक्ति यानी बोलने की जो शक्ति होती है उसमें एक प्रकार की बाधा है। उसके बाद पूछा गया है कि TLM से आप क्या समझते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है उससे आप क्या समझते हैं। TLM वह सामग्री जिसके द्वारा शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाया जाता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है ताकि उसे आसानी से समझा पाए बच्चे को, वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। उसके बाद पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। वास्तविक आयु इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन बुद्धि लब्धि, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 100 से, तो क्या निकलती है? वास्तविक आयु। यानी मानसिक आयु के अपोन में बुद्धि लब्धि लिखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर वास्तविक आयु निकल आती है। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में ये वास्तविक आयु का एक फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए।
और उसके बाद जो अति लघु का लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। उन संस्थाओं के क्या नाम है? परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं निम्न हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इलाहाबाद में। सेकंड है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जिला चिकित्सालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट सेंटर। ये क्या है? परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं। और भी होते हैं, यानी जो सरकारी और गैर सरकारी केंद्र होते हैं वो भी परामर्श में सहायता करते हैं। अब देख लेते हैं हम लघु के क्वेश्चंस। 15 बहुविकल्पी जो कि एक नंबर के होते हैं और उसके बाद 15 ही अति लघु क्वेश्चन पेपर जो दिए होते हैं जिनको हम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 होते हैं संख्या में और अंकों के कितने होते हैं? वो 2-2 अंकों के होते हैं। इस प्रकार हमारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 50 अंकों का होता है। आप इनको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए और इनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछा गया अति लघु में लघु में कि एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य लिखिए। क्या हो सकते हैं इनके 4 कार्य? परामर्शदाता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेवार्थी से सहयोग प्राप्त करना है। ओके, उसके बाद पूछा गया है कि परामर्शदाता को सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना होगा। कुशल परामर्शदाता इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है जिससे प्रार्थी निसंकोच अपनी बात कह सके। परामर्शदाता का ये कार्य है। उसके बाद थर्ड है कि सेवार्थी को अभिव्यक्ति के अवसर देना जिससे वे अपनी अच्छी प्रकार से अपनी बात समझा सकें। अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को रखना। उसके बाद फोर्थ यहाँ पर इसका कार्य होता है कि विश्वास अर्जित करना जिससे सेवार्थी अपना उसको सहयोगी समझ सके। ये हमारे परामर्शदाता की 4 कार्य। उसके बाद जो इसका सेकंड है समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य बताइए। क्या क्या कार्य हो सकता है समुदाय के साथ? कि बालकों की शैक्षिकता व्यावसायिक प्रगति एवं समायोजन में उसे समुदाय के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। और सेकंड है कि उसे समुदाय तथा समाज विशेष की आवश्यकताओं तथा प्रकृति विशेष में अपने आप को पूरी तरह से परिचित रखना चाहिए। उनको सदस्य से अच्छा तालमेल बनाकर उनका विश्वास अर्जित करना चाहिए। यानी कि समुदाय के साथ ये क्या होंगे? सहयोग संबंधी कार्य। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्टली समझते हैं कि निर्देशन क्या होता है। निर्देशन तथा परामर्श के अर्थ में निम्न अंतर है। क्या अंतर है? कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यताओं आवश्यकताओं साधनों तथा अपनी कमी को समझने तथा उसी के अनुकूल अपने आप को भविष्य के लिए तैयारी करने में मदद की जाती है जिससे व्यक्ति समाज में समायोजित हो सके। जबकि परामर्श में क्या होता है? परामर्श 2 व्यक्ति के बीच आमने सामने का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अर्थात परामर्शदाता अपनी विशिष्ट योग्यताओं की सहायता से दूसरों को अपनी वर्तमान एवं संभावित भविष्यों को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? अभी मानसिक मंदता है ना, तो मानसिक मंदता नाम से पता चल रहा है कि उसमें थोड़ी मंदता की स्थिति होगी। जब बालकों की शारीरिक आयु बढ़ती है परंतु उनका बौद्धिक विकास नहीं होता, वह मानसिक रूप से छोटे बालकों के समान ही रह जाते हैं। ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालक कहते हैं। और इनकी विशेषताएं क्या होती है? यानी मंदबुद्धि बालक की हम पहचान कैसे करेंगे? तो बौद्धिक न्यूनता होती है इनकी, यानी बुद्धि की, हीन व्यक्तित्व होता है, थोड़ा शैक्षिक पिछड़ापन होता है, असामान्य शारीरिक संरचना होती है इनकी और अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं, यानी इनके मानसिक क्रियाओं पर इनका नियंत्रण बहुत कम होता है। उसके बाद हमसे पूछा गया है 35 पर कि वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं? आंसर है कि नवीन शैक्षिक विचारधारा के प्रवर्तक विद्वानों का कथन है कि छात्र को केवल श्रोता मानना अनुचित है। सीखने की प्रक्रिया में छात्र का सक्रिय रहना आवश्यक है। बालक को सक्रिय बनाने हेतु वाद विवाद पद्धति अति आवश्यक है। शायद आपने भी कभी किया हो वाद विवाद पद्धति में शिक्षक स्वयं या छात्रों की सहायता से किसी कारण समस्या का निश्चय करता है। तत्पश्चात छात्र सामग्री क्या होता है? छात्र विषय सामग्री का संकलन करते हैं। वाद विवाद पद्धति में छात्रों को अपने विचारों
भावों तथा अनुभवों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे क्या होता है, बच्चे सक्रिय बने रहते हैं और उनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। उसके बाद पूछा गया अपवंचन क्या है। अपवंचन वह स्थिति है जिसमें बालक अपनी मौलिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा तथा आश्रय स्थल भी पूरी नहीं कर पाता है। ऐसे बालकों को न्यून सुविधाओं के साथ जीवन गुजारना पड़ता है। अभी जब इनकी क्या होगा, ये नहीं होंगे उसके पास रोटी, कपड़ा तथा आश्रय स्थल, उनकी न्यूनता होगी, तो उसको जीवन तो ऐसे गुजारना ही पड़ेगा। वे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं। इससे उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए, क्या होते हैं। सृजनात्मकता स्तर, यह चिंतन, सरलता तथा यांत्रिक होता है। बौद्धिक स्तर क्या होता है, सृजनात्मकता शक्ति के लिए उच्च बुद्धि लब्धि आवश्यक है। नवीन, मौलिक एवं परंपरागत ढंग से हर कार्य करने का साहस केवल उच्च बुद्धि लब्धि के छात्रों में ही होता है। मापन योग्य व्यवहार, सृजनात्मकता का यह महत्वपूर्ण तत्व है। इसका पता मापन के उन व्यवहारों से चलता है जिन व्यवहारों को मापा नहीं जा सकता। मौलिकता एवं नवीनता, सृजनात्मकता के लिए मौलिकता एवं नवीन ढंग से कार्य करने की योग्यता होना नितांत आवश्यक है। अगर परंपरागत ढंग से अलग हटकर नवीन कार्य करने का साहस बालक में विद्यमान है तो वह सृजनात्मकता की सीमा में आएगा। ये क्या है, हमारे सारे सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व, जो कि यहाँ पर 4 है। सृजनात्मकता स्तर, बौद्धिक स्तर, मापन योग्य व्यवहार और मौलिक एवं नवीनता। उसके बाद पूछा गया है कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो फर्स्ट इनका प्रकार होता है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है और वो सीखकर भूल भी जाते हैं। उनमें स्मरण क्षमता का अभाव होता है, यानी याद रखने की जो क्षमता होती है उनका अभाव होता है, या फिर ये कह दीजिए कम होती है। और अधिगम अक्षमता का दूसरा प्रकार है अधिगम असमर्थी बालक। ये वे बालक होते हैं जिनके सीखने की बहुत अधिक कमी होती है। इनमें सुनने, बोलने, समझने तथा पढ़ने लिखने संबंधी अयोग्यताएं पाई जाती हैं। 39 पर यहाँ पर पूछा गया है कि मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। ठीक है, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या है वो? फर्स्ट है कि मंदबुद्धि बालक देर से बैठने सीखते हैं और देर से बोलते हैं। चलना सीखने में भी सामान्य बालकों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष अधिक लेता है और शब्दों का उच्चारण तो जीवन भर असामान्य बना रहता है। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता है, बालक की कुछ बातें तो सामान्य होती हैं परंतु कुछ पर उसका नियंत्रण नहीं होता। यह नियंत्रण की कमी शारीरिक क्रिया पर भी हो सकती है और सोचने का ढंग भी उसका अलग हो सकता है। ठीक है, जो थर्ड उनकी विशेषता होती है, मंदबुद्धि बालक के सीखने की शक्ति विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में कम होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर लास्ट दिया गया है यानी 40 क्वेश्चन इसमें पूरे होते हैं हमारे 40 क्वेश्चन है ना समावेशी शिक्षा में। तो यहाँ पर दिया गया है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। क्या सुझाव दे सकते हैं हम भाई कि प्रचलित आदेशात्मक निरीक्षण पद्धति के दोषों तथा कमियों का निवारण सहयोगी व परामर्शदायी परिवीक्षण की नवीन धारणा से हो सकता है। किसी का भी जो क्या होता है उसकी कमियों का निवारण नवीन धारणा से हो सकता है और इस विषय में यदि परिवर्तन किया जाए तो वर्तमान शिक्षण पद्धति के बहुत से दोषों का निवारण नहीं होगा बल्कि उनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। और इसका सेकंड दे सकते हैं हम सुझाव कि विद्यालय के सामान्य निरीक्षण की प्रचलित पद्धति में निरीक्षक होते हैं निरीक्षकों की संख्या कम की जा सकती है जिससे व्यय में बहुत अधिक वृद्धि ना हो। ये था हमारा प्रीवियस ईयर 2023 के 3rd सेमेस्टर का जो समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन। और आगे भी आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं जो सभी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।